चलो बच्चों, तो आज नया शुरू करें ना। 11th स्टैंडर्ड के नए वीडियो शुरू करें। लेकिन अब नए वीडियोस नए सब्जेक्ट अब शुरू करें ना, उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि आज से आपके 11th स्टैंडर्ड के रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। और हर वीडियो के एंड में कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो हो, ये ध्यान रखना, हर वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी गई होगी, जो लिंक एक क्विज की लिंक होगी, आपकी एक क्विज होगी। मतलब कि मैं आपको 20, 25, 30 मिनट के वीडियो में जो भी एक्सप्लेन करूँगा ना, उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जिसमें आपकी क्विज होगी। 10 जो है वो एमसीक्यूज होंगे, 5 या 10 एमसीक्यूज होंगे कि आप जो आधा घंटा पहले ये वीडियो समझो और उसके बाद वो क्विज एक बार आप लोग फील कर लो, कि जिससे आपको भी क्लियर होगा कि आपने आधे घंटे के वीडियो में कितना समझा है और समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसका सॉल्यूशन आप लोग फिर से निकाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो वो सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हर वीडियो में, अब ये पहला वीडियो है इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाकी हर वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में ये क्विज होगी ही होगी, जो आप क्विज कंप्लीट करके खुद को जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक आपकी क्विज की होगी और उसके साथ एक दूसरी भी मैं लिंक रखूँगा। जो लिंक जो है वो क्विज अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करनी हो तो उसके लिए वो एक लिंक होगी। ठीक है, कि वो क्विज जो है वो पीडीएफ में डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में या कहीं पर स्टोर करके रख सकते हो, कि फ्यूचर में कभी रिवीजन करना हो तो वो रिवीजन के लिए आपके पास पीडीएफ रहेगा ना, कि जिसमें आंसर्स भी लिखे हुए होंगे। आप डायरेक्टली पीडीएफ चेक मत करना, पहले क्विज कंप्लीट करना, तो जिससे पता चलेगा कि भाई आपको जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख देना। समझ आ रहा है। तो हर वीडियो के एंड में ये होगा। पहला वीडियो था इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अब से रेगुलर आएगा ये। तो अब हम लोग नया शुरू करें, 11th स्टैंडर्ड का पहला वीडियो शुरू करें, नया सब्जेक्ट नया चैप्टर, बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट आज शुरू करें, अकाउंट सब्जेक्ट शुरू करें। तो ये आपका नया सब्जेक्ट है ना। 10th तक ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका आया नहीं था, तो आज अकाउंट ये आपका नया सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये नए सब्जेक्ट का पहले हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। आज के वीडियो में पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली अकाउंट किसे कहते हैं या अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आगे के वीडियोस में इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो अब आप लोग 11th कॉमर्स में आ चुके हो। कॉमर्स मतलब कहलाता है जनरली बिजनेस फील्ड। ठीक है ना, बिजनेस फील्ड कहलाती है। और बिजनेस में अकाउंट कितना ज़रूरी है ना, वो आप इस चैप्टर में समझोगे, पहले ही चैप्टर में समझोगे। पहला ही चैप्टर आपका अकाउंटिंग रिलेटेड है और उसकी इंट्रोडक्शन रिलेटेड है। तो देखो, आपको पता है पहले के टाइम में जब बिजनेस होता था, आज से हज़ारों साल पहले जब बिजनेस होता था, जब करेंसी नहीं थी, जब मनी नहीं थी, मतलब जब पैसे नहीं थे, तब भी बिजनेस चलता था। और तब बिजनेस कैसे चलता था पता है, तब बिजनेस चलता था बार्टर सिस्टम से। कैसे चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सिर्फ लेन देन करना, जिसमें पैसे नहीं आते थे। किसी को कोई भी चीज़ खरीदनी होती ना, तो वो अपनी कोई चीज़ देकर दूसरी चीज़ खरीदता था। मतलब पहले ऐसे होता था कि अगर सपोज मुझे राइस खरीदना हो ना, और मेरे पास वीट है, तो मैं किसी को वीट दूंगा और वो वीट के बदले में मुझे राइस देगा। मतलब कोई प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट खरीदा जाता था, उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। कि अगर मुझे शूज़ खरीदने हो ना या चप्पल खरीदनी हो ना, तो मुझे अगर किसी से चप्पल खरीदनी है तो उसे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे उसे देनी होगी, तो वो उसके बदले में मुझे चप्पल देगा। समझ आ रहा है। ये बार्टर सिस्टम पहले चलता था। हाँ, आज से हज़ारों साल पहले ऐसा सिस्टम चलता था। उनके बिजनेस भी ऐसे ही चलते थे कि भाई अगर मुझे कोई भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके बदले में पैसे नहीं देने पड़ते थे। उस वक्त करेंसी थी ही नहीं, मनी था ही नहीं। तब उस वक्त जो है मुझे कोई प्रोडक्ट ही देना पड़ता जो उसे ज़रूर हो, वो प्रोडक्ट उसे देना पड़े, उसके बदले में वो प्रोडक्ट मुझे देगा। ठीक है, ऐसा बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन उन बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशन थी। हर जगह पर हमेशा ऐसा ही सिस्टम चलता रहा ऐसा नहीं। लोग फाइंड करने लगे कि यार कुछ ऐसी करेंसी जैसा या कुछ मनी जैसा कुछ एक फिक्स चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ खरीदो उसके बदले में यही देना है। और इसीलिए धीरे 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 ये मनी का इन्वेंशन हुआ, ये पैसे ढूंढे गए। फिर उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके बदले में पैसे ही दिए जाते हैं, उसके बदले में जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। अब आप मार्केट में कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो, अगर एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या मोबाइल के बदले में और कुछ चीज़ देते हो, नहीं, उसके बदले में पैसे ही देते हो। कुछ अनाज खरीदने जाते हो तो भी उसके बदले में पैसे देते हो।
बराबर ना। आज मनी वो एक कॉमन मीडियम हो चुका है, एक कॉमन चीज़ हो चुकी है कि कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में हम लोग मनी दे सकते हैं, बराबर ना। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन अब चलता है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम मतलब कि जिसमें मनी का एक्सचेंज होता हो। बार्टर सिस्टम मतलब प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता हो, लेकिन अब चलता है मॉनेटरी सिस्टम। समझ आ रही है ना बात है। तो भले बार्टर सिस्टम पहले चलता हो या भले मॉनेटरी सिस्टम चलता हो, इन दोनों ही सिस्टम में जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता हो ना, तो उसे अपना हिसाब किताब लिखना ज़रूरी होता है। अगर वो हिसाब किताब न लिख रहा है ना, तो उसे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर कोई सब्जी बेचने वाला भी होगा, एक भले ही एक सब्जी बेचने वाला होगा, जो सपोज़ हर गली-गली में जाकर सब्जी बेच रहा है। अब वो सब्जी बेचने वाला हर किसी को कैश में सब्जी बेचता नहीं होगा। कितने कस्टमर ऐसे भी होंगे, उसके कितने कस्टमर ऐसे भी होंगे जो उससे फ़िलहाल क्रेडिट पे मतलब उधार पे ले जाते होंगे, है कि नहीं? कोई सब्जी बेचने वाला होगा, एक गली में गया कि समझो उसमें से 10 लोगों ने सब्जी खरीदी, 10 में से चलो 8 लोगों ने पैसे दिए भी, लेकिन 2 कोई पहचान वाले होंगे, तो वो उसे ये कहेंगे ना कि यार चलो भाई आज मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। बिज़नेस में ऐसा होता है, बरोबर? हाँ, तो ठीक है, सब्जी वाले ने भी कहा कि ठीक है, कल दे देना उसे। अब दूसरे दिन गया, बरोबर? दूसरे दिन जो है वो किसी और 2 ने भी ऐसा ही कहा, उन दोनों नहीं, किसी और गली में किसी और 2 ने भी ऐसे ही कहा कि यार आज फ़िलहाल नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। हाँ, ठीक है चलो। तीसरे दिन जो है वो कोई तीसरी प्लेस पर किसी और ने भी ऐसा ही कहा हो। अब महीने के एंड में क्या सब्जी वाले को हर एक से कितने-कितने पैसे लेने हैं, क्या उसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। पॉसिबल है कि भाई वो जो है वो भूल जाए कि यार उससे कितने लेने थे, उन दोनों से कितने लेने थे, उन दोनों से कितने लेने थे। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंसान भूल जाएगा। और उस वक्त एक रिटर्न होना चाहिए ना हमारे पास, कि मैंने इसको इतना उधार पे दिया है, तो मैं लिख के रखूँगा कि हाँ भाई मैंने इसको इतना उधार पे दिया। तो जब भी उससे पैसे लेने होंगे तो मुझे याद आएगा कि हाँ भाई इतने लेने हैं उससे, है कि नहीं? ये छोटा-सा हिसाब किताब ज़रूरी है कि नहीं? अगर ये हिसाब किताब ना हो ना, तो बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, कि मैं फ्यूचर में भूल जाऊँ कि उससे लेने हैं और सामने वाला दे ही ना, तो वो कहेगा कि छोड़ो ना, सब्जी वाला तो भूल गया, अब मैं भी पैसे नहीं दूँगा। बरोबर ना? वो भी ऐसा ही कहेगा। तो फिर इसीलिए बिज़नेस में हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। सिर्फ़ इन चीज़ों का नहीं, हर छोटी-छोटी चीज़ों का, कि भाई मैंने कहाँ खर्चा किया है, कहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं। कि अगर मेरे बिज़नेस में कोई वर्कर हैं, मतलब बिज़नेस में अगर मेरे साथ कोई काम कर रहे हैं, तो उसे मैं पगार कितनी दे रहा हूँ, लाइट का बिल कितना आ रहा है, मेरी जो शॉप है तो उसका रेंट कितना आ रहा है, कितने सारे खर्चे होते हैं और कितनी सारी इनकम होती है। इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। और वही हिसाब किताब जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग, बरोबर ना। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है, सिंपल मीनिंग इसका होता है हिसाब किताब रखना। ठीक है ना, ये बेसिक मीनिंग। आगे तो अकाउंटिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझोगे, लेकिन अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? हिसाब किताब रखना। यहाँ कहते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का दूसरा सिंपल मीनिंग कहते हैं बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग मतलब कि भाई जो है वो बुक्स में अपनी हर छोटी से छोटी बात लिखना। अकाउंटिंग का मतलब ही यही कहते हैं ना कि भाई बिजनेस में एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना, बरोबर ना। इसलिए तो कहते हैं ना अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग, कि अपनी बुक में हर छोटी छोटी चीज़ का हिसाब किताब रखना, उसका मतलब अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ कहते हैं अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि आपके बिजनेस की टोटल इनकम कितनी है, मतलब कहाँ कहाँ से बिजनेस में इनकम हो रही है, और कहाँ कहाँ पे बिजनेस में एक्सपेंडिचर मतलब के खर्चे हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है और कहाँ कहाँ से खर्चे हो रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड लिखना, तो उसे भी कहते हैं अकाउंटिंग, बरोबर ना। ये सब अकाउंटिंग के बेसिक मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, कि अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का हर एक रिकॉर्ड रखना, तो उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग ने अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन तो ये दी है कि आपके बिजनेस में जो भी कामकाज होता है ना, उस हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासिफाई करना, फिर उसको एनालिसिस करना, मतलब कि उसे चेक करना कि हर एक एक्टिविटी क्या है, और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिर आखिरी में रिपोर्ट तैयार करना, तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। कन्फ्यूजिंग लगा ना, बरोबर ना। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझे ना, तो प्रॉपर डेफिनेशन में कहते हैं कि अकाउंटिंग के ये सब वर्क आते हैं, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, बरोबर ना। जो
अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन ये कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स डूइंग दिस वर्क्स, कि भाई ये सब काम करना मतलब अकाउंटिंग। और इन सब काम को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं कि हर साल हमें अकाउंट में ये सब काम करते ही रहना पड़ता है। कौन कौन से काम? तो सबसे पहला आता है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपके बिजनेस में जो भी कामकाज हो रहा है ना, हर छोटे से छोटे कामकाज की रिकॉर्ड करना, बरोबर ना, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना। भाई आज मैंने इसको इतने पैसे दिए, आज मैंने इसको इतना उधार में सामान बेचा, आज मैंने इससे इतने पैसे लिए हैं, बरोबर ना, आज मैंने इतने बैंक में जमा किए, आज जो है वो मेरी शॉप के बाहर सपोज कोई डोनेशन मांगने आया था तो उसको 10 रुपए का डोनेशन दिया, बरोबर ना। हाँ, छोटी से छोटी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, वही तो अकाउंटिंग का पहला काम है ना। मैंने वही तो बताया, उसमें एक एक रुपए का भी हिसाब होना चाहिए। तो अकाउंट में सबसे पहले किया जाता है रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग के बाद किया जाता है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से होता है जो आप आगे समझोगे। मतलब कितना सपोज मैंने उधार पे बेचा है, कितना मैंने कैश पे बेचा है, कितना उधार पे खरीदा है, कितना कैश पे खरीदा है। तो ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है ना। ऐसे सिर्फ ये उधार और कैश पे नहीं, दूसरी चीज़ों का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया ना, फिर उसको क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब कि भाई उसे समझना कि भाई अगर ये चीज़ बिजनेस में हुई है तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अगर ऐसा बिजनेस में हुआ तो इससे क्या असर होगा, इससे बिजनेस में फ़ायदा होगा कि इससे बिजनेस में नुकसान होगा। उसे अच्छी तरह से एनालिसिस करना, उसे चेक करना कि कहीं बिजनेस में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, बराबर ना, या कोई गलत तो हिसाब नहीं लिख दिया। उसे अच्छी तरह से चेक करना, वो एनालिसिस करना। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब कि भाई आखिरी में जो है वो उसका कुछ रिजल्ट निकालना, आखिरी में रिजल्ट निकालना, या सिंपल का हो तो भाई आखिरी में टोटल करना कि भाई कितने पैसे आए कितने पैसे गए, उसका आखिरी में टोटल करना कि भाई पूरे महीने में जो है वो मेरे इतने इतने खर्चे हुए, ये टोटल, पूरे महीने में मेरी इतनी इतनी इनकम हुई, वो टोटल। तो आखिरी में वो टोटल करना मतलब वो समझो कंक्लूजन करना। उस कंक्लूजन पर से इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन मतलब समझो एक तरह से नक्की करना कि भाई जितने भी खर्चे या जितनी भी इनकम हुई, जितने भी इनकम या एक्सपेंडिचर हुए, उससे बिजनेस में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ मेरा। मतलब पूरे महीने में जो है वो मेरे 12,000 का इनकम हुआ और उसके सामने 8,000 का एक्सपेंस हुआ, मतलब 8,000 का खर्चा हुआ। तो मुझे फ़ायदा के नुकसान? तो मुझे फ़ायदा हुआ ना, 4,000 का फ़ायदा हुआ इस महीने, बरोबर ना। या अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई पूरे महीने में मुझे 10,000 की इनकम हुई और उसके सामने मेरी 15,000 का खर्चा हो गया, तो फिर इस महीने मुझे 5,000 का नुकसान हुआ, मुझे अपने भरने पड़े 5,000 रुपये। सही बात है ना। तो वो इंटरप्रिटेशन करना मतलब चेक करना कि भाई जो है, जो भी हमने कामकाज किए तो उससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और उसके अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट तैयार करना, बुक में पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करना, क्या भाई इस साल का टोटल फ़ायदा या टोटल नुकसान मेरा ये है, बरोबर ना। इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। पूरे साल में यही काम करते रहते हैं और हमें भी ये पूरे साल यही चीज़ें सीखनी है। ये तो खाली बेसिक नाम है, इन सब के बारे में डिटेल में सीखोगे आप लोग आगे के चैप्टर्स में भी, कि रिकॉर्ड कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उसको एनालिसिस, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। ये सभी कामकाज आप लोग इस साल सीखोगे 11th। अकाउंटिंग बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है कि जिसमें ये सभी चीज़ें जो है वो आप लोग अच्छी तरह से समझोगे, और जिसके थ्रू ये अकाउंटिंग सीखने के बाद आप लोग अपने घर की अकाउंटिंग लिख सकते हो, आपके पापा का बिजनेस चल रहा हो तो उस अपने बिजनेस की अकाउंटिंग लिख सकते हो। ये सभी अकाउंटिंग आप लोग इस साल सीखोगे बहुत अच्छी तरह से। तो अकाउंटिंग मतलब क्या, वो बेसिक पता चला ना। सिंपल मीनिंग याद रखो, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, बुक कीपिंग करना। और इसके बारे में और अगर डिटेल में समझना हो ना, तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें। आप लोग 11th में याद रखो, कोई भी सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट भी आएंगे, कोई भी टॉपिक डिटेल में अगर समझना हो ना, तो वो समझा जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बताता है कि यार उस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब जैसे अगर हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है, वो ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, बराबर। ये खाली अकाउंटिंग में नहीं, आपके दूसरे जो सब्जेक्ट हैं 11th के, उसमें भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, और हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए होते हैं।
तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं किसके, अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग मतलब क्या, उसको थोड़ा और डीप में समझे। तो जो हम मैंने समझाया ऑलमोस्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझे। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है सबसे पहले फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग में हमेशा जो भी हिसाब किताब रखना हम लोग कहते हैं, उसमें हमेशा किसका हिसाब किताब रखा जाता है पता है? जिसको पैसों में गिन सकते हो ना, उसी की ही अकाउंटिंग की जाती है। हिसाब किताब लिखने का मतलब ही यही होता है। ये फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब भी यही समझाते हैं कि अकाउंटिंग हमेशा उन चीज़ों की जाती है जिसको पैसों में गिना जा सके, जिसको फाइनेंस मतलब पैसों में गिना जा सके। जिन चीज़ों को हम लोग पैसों में नहीं गिन पाते ना, तो उसे अकाउंट में लिखा भी नहीं जाता, उसका हिसाब किताब नहीं किया जाता। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि सपोज़ मेरे ट्यूशन क्लास चलते हैं, तो ट्यूशन क्लास में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मुझे फ़ीस दे रहे हैं, तो किसने कितनी फ़ीस दी, कितनी फ़ीस बाकी है किसकी, उसका मैं हिसाब किताब रखूँगा, बराबर ना? क्योंकि उन चीज़ों को पैसों में गिना जा सकता है। लेकिन सपोज़ कि अगर मेरा भाई जो है वो मेरे पास यहाँ पर पढ़ने आया है और उसे मैंने जस्ट हेल्प की, या भाई या तो कोई भी एक स्टूडेंट आया जिसे मैंने जस्ट आधा घंटा हेल्प कर दी उसकी स्टडी में, तो उससे न मुझे पैसे मिले न मेरे पैसे गए, बरोबर ना? इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शंस पैसे में गिने जाते हो ना, तो उसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कहते हैं, और उसी का ही हिसाब किताब लिखा जाता है, उसे ही अकाउंट में लिखा जाता है। और जैसे पैसों में नहीं गिने जाते, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, बरोबर ना? उसे अकाउंट में लिखा जाता नहीं है, बरोबर ना? मैंने ऐसे ही किसी की अगर पढ़ने में हेल्प कर दी, जिससे ना मुझे पैसे मिले ना मेरे पैसे गए, तो उसे अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर सबका इलाज कर रहा है, सबसे फीस ले रहा है, तो उसका हिसाब किताब लिखा जाता है। लेकिन डॉक्टर ने जो है वो अपने ही कोई परिवार के लोगों को ठीक किया, बरोबर ना? उसके पैसे आए ना उसके पैसे गए, तो उसका कोई हिसाब किताब लिखा जाता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ध्यान रखना कि अकाउंटिंग में हमेशा फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि जिस चीज़ों का हम लोग पैसों में काउंट कर सकते हैं ना, वही चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं, उसी की अकाउंटिंग करते हैं, बाकी नहीं। उसके बाद आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब भी यही कहते हैं कि जिन चीज़ों का जो है वो मनी के थ्रू एक्सचेंज किया हो ना, उसकी अकाउंटिंग खास की जाती है, बरोबर ना? जिसका मनी के थ्रू एक्सचेंज किया हो, बार्टर सिस्टम अगर किया हुआ हो, तो उसका भी हिसाब किताब ऑलमोस्ट नहीं लिखा जाता। वो कुछ कुछ कंडीशंस आती है जो आगे समझोगे। मतलब मैंने किसी को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक पुराना मोबाइल दिया और उससे एक नया मोबाइल लिया, उतना ही, ना कुछ पैसे दिए ना कुछ पैसे लिए, बरोबर? तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिखा जाता। कोई दोस्त था कि दोस्त को जो है वो मैंने अपना मोबाइल दिया, उसने अपना मोबाइल दिया, तो न पैसे आए न पैसे गए, कुछ फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, तो उन चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। हमेशा अकाउंट में वही चीज़ लिखी जाती है कि जिसमें मनी के थ्रू एक्सचेंज किया जाता हो। मतलब मैंने कुछ भी चीज़ खरीदी तो उसके बदले में मैंने पैसे दिए, या मैंने कुछ भी चीज़ बेची तो उसके बदले में मुझे पैसे आए, या मैंने खर्चा किया तो उसके बदले में पैसे दिए मैंने, कुछ इनकम हुई तो पैसे आए मेरे। तो जिसमें मनी आती या जाती हो ना, पैसे आते या जाते हो, तो उसकी अकाउंटिंग की जाती है, उसे यहाँ लिखा जाता है, दूसरी चीज़ों को नहीं, बरोबर? उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, मैंने बताया ना, अकाउंटिंग साइकिल में क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस होता है जो बहुत ज़रूरी है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, उस एक्टिविटी को क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। आप आगे के चैप्टर में डिटेल में समझोगे इसके बारे में कि क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से करते हैं। कि जैसे भाई कैश और क्रेडिट, मतलब कितनी चीज़ें मैंने कैश में की है, कितनी चीज़ें मैंने उधार में की है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है ना, बरोबर ना? क्लासिफिकेशन ऐसे भी होता है कि भाई कितनी चीज़ों की इससे इनकम हो रही है, कितनी चीज़ों से खर्चा हो रहा है, ऐसे भी क्लासिफिकेशन होता है, बरोबर ना? कितनी चीज़ मेरी एसेट्स हैं, कितनी चीज़ मेरी लायबिलिटीज़ हैं। ये एसेट्स और लायबिलिटीज़, ये वर्ड्स सीखोगे इस चैप्टर में, ऐसे भी क्लासिफिकेशन होता है, बरोबर ना? तो ये जब क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करते हैं ना, वो अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग पूरे अकाउंट में ऑलमोस्ट ये पॉइंट सीखोगे, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं, वो तो आगे के चैप्टर में आएगा डिटेल में। तो अकाउंट में ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन करना ये भी अकाउंट में बहुत ज़रूरी है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि भाई पूरा जो भी कामकाज हो गया ना, उसके बाद ये पता लगाना कि भाई बिजनेस में मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना,
कि अगर मुझे 10,000 रुपये मिले महीने में और उसके बदले में मेरा 15,000 का खर्चा हुआ, मतलब 5,000 का नुकसान हुआ मेरा, बरोबर ना, 5,000 का मेरा नुकसान हुआ, तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि भाई ये मेरा नुकसान है। या इसके अलावा जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया भाई, कि सपोज अगर मेरे जो है वो 12,000 रुपये आए और उसके बदले में मेरा 8,000 का खर्चा हुआ, तो मतलब 4,000 का फ़ायदा हुआ। तो कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना। तो इसमें इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, अकाउंटिंग में ये भी ज़रूरी है। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमेशा कैसी इंफॉर्मेशन अकाउंट में लिखी जाती है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे नंबर में गिना जा सकता हो, बरोबर ना, जैसे पर्टिकुलर नंबर में गिना जा सकता हो वैसी इंफॉर्मेशन ही इसे लिखते हैं। अकाउंटिंग में अंदाजे से इंफॉर्मेशन नहीं चलती। सिंपल सा एग्जांपल समझो, अंदाजे से इंफॉर्मेशन नहीं चलती। कि सपोज अगर मेरा जो है वो क्या कह सकते हैं, कपड़ों का बिजनेस है, सपोज शर्ट बनाने का बिजनेस है मेरा, तो भाई पूरे महीने में मैंने कितनी शर्ट बेची, तो मैं कहूँगा ना क्या भाई पूरे महीने में मैंने 500 शर्ट बेची है। कितनी, 500 शर्ट बेची, तो वो क्वांटिटी, बरोबर ना, नंबर बताता है। अकाउंट में नंबर लिखे जाते हैं। मैं ऐसा अकाउंट में ऐसा हिसाब किताब लिख सकता हूँ कि पूरे महीने में मैंने बहुत सारी शर्ट बेची, बहुत सारी, ऐसे अंदाजे से लिख सकता हूँ। बहुत सारी मतलब कितनी, उसका हिसाब कह सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अकाउंट में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब जिसको नंबर में लिखा जाता हो ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन ही अकाउंट में लिखी जाती है और वही ज़रूरी होता है। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंट में पता है जब आखिरी में रिपोर्ट बनती है ना, ये मैंने साइकिल जब बताई कि अकाउंट में जब आखिरी में रिपोर्ट बनती है तो उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर जरूरी डिसीजन लिए जाते हैं। जब रिपोर्ट बन जाती है तब पता चलता है कि यार बिजनेस में फ़ायदा हुआ है कि नुकसान, हमारा बिजनेस कौन सी गाड़ी पे जा रहा है, मतलब कौन सी पटरी पे जा रहा है, ये पता चलता है। मतलब बिजनेस आगे जा रहा है हर साल के बिजनेस पीछे जा रहा है, वो रिपोर्ट से पता चलता है ना, बराबर ना। आपके क्लास में जब फाइनल रिजल्ट आता है, आपका साल के एंड का जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट देख के पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ा के स्टूडेंट पीछे हो गया। गए साल उसका रिजल्ट 70% था, इस बार 80% आ गया, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, बरोबर ना। या गए साल 80% था, अब 70 हो गया, मतलब स्टूडेंट पीछे जा रहा है। रिपोर्ट से ये पता चलता है ना। उसी तरह से अकाउंट में या बिजनेस में भी रिपोर्ट से पता चलता है कि यार बिजनेस आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, और फिर उसके हिसाब से ज़रूरी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। फिर डिसीजन लेते हैं कि अगर बिजनेस पीछे जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यार बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस हमेशा पीछे चलता रहेगा तो बंद हो जाएगा फिर, बरोबर ना। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, ऐसे डिसीजन अकाउंट के थ्रू लिए जाते हैं, ये रिपोर्ट देखकर लिए जाते हैं। यहाँ अगर बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो अब इसे और अच्छा कैसे करें, बिजनेस को तो हमेशा आगे ही बढ़ाते रहेंगे ना, फिर ऐसे थोड़ी आगे बढ़ रहा है बिजनेस तो उसे थोड़ा पीछे करें, ऐसा थोड़ी होता है। कि अगर आगे बढ़ रहा है तो अगर बिजनेस में अभी एक ब्रांच चल रही है, मैं दूसरी नई ब्रांच शुरू करूँगा, बरोबर। तो ये रिपोर्ट देखकर अकाउंट में हमेशा ये रिपोर्ट देखकर फिर उसके ज़रूरी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड अकाउंट में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन। अकाउंट में सिर्फ आज का अकाउंटिंग कितना है वो नहीं देखा जाता, लेकिन पहले का अकाउंटिंग कितना है वो भी देखकर और उसकी कंपैरिजन की जाती है अकाउंट में। मतलब अकाउंट में इस साल मुझे कितना फ़ायदा हुआ वही खाली नहीं देखा जाता, उसमें अगले साल से कंपैरिजन भी तो की जाती है। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपके इस साल के परसेंटेज 80% आए तो अगले साल के कितने थे, 70% थे, तो पता चलता है ना कि हाँ भाई इस साल आपका जो है वो ग्रोथ आगे हुआ है, मतलब आप और अच्छे परसेंटेज लेके आए हो। तो बिजनेस में भी मेरा इस साल का सपोज अगर प्रॉफिट, सपोज 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल का, तो अगले साल प्रॉफिट कितना था, वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी तो अकाउंट में होनी चाहिए ना। तो ही तो कंपैरिजन होता है कि भाई अगले साल मेरा प्रॉफिट जो है वो 50,000 का था, इस साल 1 लाख का हो गया, तो हाँ मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। या मैं कंपेयर करूंगा कि अगले साल मेरा प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख का था, इस साल 1 लाख हो गया, तो मतलब नुकसान हुआ है तो एक साल में, बरोबर ना। भले प्रॉफिट हुआ लेकिन पहले से कम हुआ है कि नहीं। तो इसलिए अकाउंट में है ना, सिर्फ इसी साल का नहीं, हर साल का हिसाब किताब होना ज़रूरी है। इसी वजह से पता है कितने सारे बिजनेसमैन होते हैं वो सालों का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं। पता है अकाउंट के लिए वो जाड़ी लाल कलर की बुक रखते हैं अपने पास, कितने सारे शॉपकीपर्स रखते हैं वो,
जाड़ी लाल कलर की बुक में पूरा हिसाब किताब अकाउंटिंग रखते हैं और सालों का उनका हिसाब किताब रखा हुआ होता है कि जिससे कभी भी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आए ना तो ये अकाउंट हमारे पास एक बहुत अच्छा सबूत की तरह रहता है। तो इसलिए अकाउंट में खाली 1 साल का ही अकाउंट लिखना है ऐसे नहीं, उसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अकाउंटिंग मतलब क्या, वो बेसिक समझे ना, बराबर ना, उसके मीनिंग, अकाउंट साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके थ्रू बेसिक समझे ना। तो आज ये बेसिक ही समझाना था कि अकाउंटिंग मतलब क्या कहते हैं। अब इस अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में थियरी है, उसके बारे में और नई नई चीज़ें हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना। और फिर से बोल रहा हूँ कि इसके एंड में जो है वो क्विज़ रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में क्विज़ है। तो आपने जितने भी पॉइंट समझे ना, अब एक बार क्विज़ में जो है वो 10 MCQ क्लियर करो, तो आपको भी क्लियर होगा कि हाँ भाई ये मुझे पूरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।